आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और बाजार में एक्सपायरी के दिन ऊपर नीचे के ट्रेड देखने को मिल रहे हैं। थोड़ा प्रेशर है, जहां खुले वहां टिके नहीं और अब थोड़े दबाव के साथ ही बाजार आपको कारोबार करते हुए दिखाई देंगे। ऑल्दो बहुत ज्यादा वीकनेस नहीं है, लेकिन हाँ कोई डिसाइसिव एक्शन आपको नहीं देखने को मिल रहा है किसी भी तरफ। बैंक निफ्टी में ऑल्दो थोड़ा सा प्रेशर अब बढ़ते हुए दिखाई दिया है, क्योंकि अभी 180 के नीचे आ चुका है। अब से महज 15 मिनट पहले सिर्फ 80 अंकों का दबाव हम देख रहे थे, तो यहाँ भी ऊपर नीचे के ट्रेड जरूर देखने को मिले हैं, लेकिन निफ्टी के मुकाबले ज्यादा प्रेशर यहाँ आपको देखने को मिलेगा। वहीं अगर मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स देखेंगे तो वहां सेलेक्ट बाइंग आज के सेशन में देखने को मिल रही है। दायरे में कारोबार, लेकिन हरे निशान में फ्लैट टुवर्ड्स पॉजिटिव बासत मिड कैप इंडेक्स कारोबार करते हुए। स्पेसिफिक पॉकेट्स और स्टॉक्स आपके लिए लेकर आएंगे, लेकिन फटाफट से एक बार संकेत देख लेते हैं कि क्या सुस्ती जो या फिर एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग जो इंडियन मार्केट्स में देख रहे हैं, विदेशी बाजारों से इस समय क्या क्यूज मिल रहे हैं। एशियन मार्केट्स अगर आप देखेंगे तो सभी एशियाई बाजार लाल निशान में ही हैं। हांगकांग का बाजार तो इनफैक्ट 2% गिरा हुआ है, 2 मंथ के लोज पर आ चुका है। वहीं कॉस्पी, हैंगसेंग, शंघाई में भी दबाव देखने को मिल रहा है। हांगकांग का बाजार हैंगसेंग तो 2% ज्यादा नीचे है। निक्केई सिर्फ एक है जो आपको हरे निशान में दिखाई देगा। तो ये है फिलहाल एशियन मार्केट्स का हाल। अमेरिका के फ्यूचर्स भी सुस्ती दिखा रहे हैं, लाल निशान में कारोबार हो रहा है। 46 तक नीचे है डाउ फ्यूचर्स और नेस्डेक के फ्यूचर 215 नीचे। ये इंटरेस्टिंग है, नेस्डेक के फ्यूचर में 1.5% की बढ़त देखने को मिल रही है। यहाँ स्ट्रॉन्ग बाइंग है, लेकिन डाउ फ्यूचर्स नरमी के साथ कर रहे हैं कारोबार। क्या हुआ है भारतीय बाजार में अब तक, लेकर आते हैं बड़ी बातें आपके लिए। तो मंथली एक्सपायरी के दिन दायरे में कारोबार, थोड़ा सा प्रेशर, लेकिन निफ्टी पूरी कोशिश कर रहा है 18,200 18,250 के बीच में बने रहने की। फिलहाल 18,240 के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। निफ्टी बैंक में दबाव ज्यादा है, दिग्गज बैंक प्रेशर डाल रहे हैं, क्योंकि आज के सेशन में मिड कैप्स में आपको सेलेक्ट बाइंग देखने को मिलेगी। पॉकेट्स देखेंगे तो एफएमसीजी, रियल्टी, आईटी यहाँ पर खरीदारी है। मेटल, एनर्जी, ऑयल एंड गैस यहाँ दबाव देखने को मिल रहा है। होटल स्टॉक शाइन कर रहे हैं, केमिकल स्टॉक्स में बाइंग है। सेलेक्ट ऑटो इंडस्ट्रीज में भी खरीदारी देखने को मिल रही है। आज हमारे साथ ये सिक्योरिटीज के अमित त्रिवेदी मौजूद हैं। अमित जी नमस्कार, स्वागत है आपका। पहले तो इंडेक्स पर राय, कहाँ एक्सपायरी देख रहे हैं निफ्टी की, कोई ट्रेड ले इंडेक्स पर या छोड़ दें? जी, इंडेक्स की अगर बात करें तो पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि 18,100 से लेकर 18,400 का जो रेंज है वो इंटैक्ट है। और लेकिन ओवरऑल बात करें तो समवेयर नियर 18,100 18,000 के आसपास क्लस्टर ऑफ सपोर्ट जोन है। अब क्योंकि मंथली एक्सपायरी है तो ये थोड़ा मार्केट वोलेटाइल हो सकता है, लेकिन जब तक 18,100 के ऊपर है, जो अंडरटोन है मार्केट का वो पॉजिटिव है। मुझे लग रहा है कि प्योरली अगर इंट्राडे के हिसाब से अगर देखा जाए तो समवेयर नियर 18,200 से लेकर 18,180 के आसपास क्लस्टर ऑफ सपोर्ट है। अगर वहां आता है तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। इवेंचुअली मुझे लग रहा है कि समवेयर नियर 18,250 से लेके 18,280 के आसपास आज की एक्सपायरी आनी चाहिए। ओके, स्टॉक स्पेसिफिक क्या रणनीति है, कुछ रेट्स निकाले हैं क्या? जी, ओवरऑल देखा जाए अगर मार्केट का मूड तो देखिए मिड कैप स्पेस में काफी स्टेबिलिटी, और आगे जाके भी मुझे लग रहा है कि मिड कैप स्पेस जो है आउट परफॉर्म करेगा। सो यस, जो ध्यान फोकस जो रखना चाहिए मिड कैप स्पेस में रखना चाहिए। जैसे कि अगर मिड कैप में बात करें तो बाटा इंडिया भी ध्यान रखना चाहिए। बाटा इंडिया में ऑफ लेट एक काफी अच्छा एक ग्रेजुअल अपमूव देखने मिला है। आज भी अगर देख सकते हैं कि 1550 के जो लेवल्स है वो काफी डिसाइसिवली उसने होल्ड किए। सो स्ट्रक्चर वाइज देखा जाए तो मुझे लग रहा है शॉर्ट टर्म रेल इसमें रहेगी बाटा इंडिया में। करंटली समवेयर नियर 150 के आसपास है। 1530 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना चाहिए, और ऊपर में मुझे लग रहा है कि 1650 से लेके 1700 के लेवल्स भी बाटा इंडिया में आने चाहिए। ओके, चलिए, तो ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज आपके लिए। बाटा 1570 पर कर रहा है कारोबार, खरीदारी की सलाह इन लेवल से। डेज हाई पर फिलहाल ये स्टॉक कारोबार कर रहा है, स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। चलिए, मिड कैप्स का हाल अब हम लेकर आते हैं वो पॉकेट्स जो हमने आइडेंटिफाई की हैं। इंडेक्स हालांकि फ्लैट टुवर्ड्स पॉजिटिव बास के साथ कारोबार कर रहा है, तो शुरुआत करेंगे उन पॉकेट्स के साथ ही जहां पर तेजी है। फार्मा लेकर आते हैं सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर। पिरामल फार्मा जो आज का स्टॉक ऑफ द डे भी है, 10% की मजबूती होल्ड करते हुए। ल्यूनर लैबोरेटरीज, स्ट्राइड्स फार्मा और साथ ही मार्क्सन्स फार्मा में तेजी आपको देखने को मिलेगी। आईटी स्टॉक्स में आर सिस्टम्स, केपीआईटी टेक, टाटा एलेक्सी और ऑनवर्ड टेक, यहां थोड़ी बाइंग बनी हुई है। आर सिस्टम्स 3% ऊपर, केपीआईटी टेक में 0.4% के अपमूव, और बाकी स्टॉक्स टाटा एलेक्सी देखिए अच्छी मजबूती दिखा रहा है, 3.25% की स्ट्रेंथ यहां भी देखने को मिल रही है। ऑटो एंसिलरीज में यूनो मिंडा, रिको ऑटो और आरके फोर्जिंग तेजी में कारोबार करते हुए, और ऑन एवरेज 3% की बढ़त इन स्टॉक्स में देखने को मिली है फिलहाल। केमिकल्स में बाइंग, सुदर्शन केमिकल, आरती सर्फेक्टेंट्स, रोजारी बायो और विष्णु केमिकल्स यहां पर 5-6% तक के अपमूव। विष्णु केमिकल 7% ऊपर ट्रेड करते हुए। होटल्स में रौनक है, और गर्मियों की छुट्टियों में
ये स्टॉक शाइन कर रहे हैं, बनता भी है। ताज जीवीके 8.5% ऊपर, इंडियन होटल 1% ऊपर, शालेट होटल में 5% का मूव, लेमन ट्री भी 3.5% की मजबूती दिखा रहा है। कुछ सेलेक्ट स्टॉक्स मिड कैप्स में जो प्रेशर में कर रहे हैं ट्रेड, उसमें अशोक लेलैंड 4% नीचे है, दीपक नाइट्राइट 2.5% नीचे है और साथ ही ऑयल इंडिया में 4.5% की गिरावट, बैंक ऑफ इंडिया 2% नीचे। एक राय आपकी लेमन ट्री पर चाहिए क्विकली। अमित, क्या व्यू है स्टॉक पर? लेमन ट्री में देखा जाए तो रिसेंटली थोड़ा कंसोलिडेशन देखने मिला था, लेकिन आज जो हिसाब से उसका प्राइस एक्शन देखने मिला है, मुझे लग रहा है कि एक मोमेंटम है ऊपर में, ग्रेजुअली बिल्डअप हो रहा है। समवेयर नियर 90 to 93 काफी अच्छे सपोर्ट जोन है और मुझे लग रहा है कि ऊपर में 104 तक से 105 तक की रैली लेमन ट्री में पॉसिबल है। ओके, तो ये राय रही लेमन ट्री पर। लेकिन चलिए अब बात करते हैं अर्निंग्स की और नजर डालेंगे एलआईसी के नंबर्स पर। Q4 में जो नंबर्स रहे हैं एलआईसी के वो वीक रहे हैं। एनुअल प्रीमियम इक्विवेलेंट यानी एपी में करीब 6.5% की गिरावट आई है। हालांकि वीएनबी यानी न्यू बिजनेस की जो परफॉर्मेंस है वहां पर मार्जिन 19% से ज्यादा रहे हैं। नतीजों पर और साथ ही साथ आगे के ग्रोथ आउटलुक पर बातचीत करने के लिए एलआईसी के चेयरपर्सन सिद्धार्थ मोहंती हमारे साथ मौजूद है। सिद्धार्थ जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो पहले तो ये जानना चाहेंगे कि एपी और वीएनबी ग्रोथ को लेकर क्या आउटलुक यहां से बन रहा है, जो मार्जिन्स कैसे रहे हैं इस क्वार्टर में, और क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए यहां से कि जो भी लार्जर पॉलिसीज हैं, जो टैक्स इंसेंटिव्स मिल रहे हैं, जो रोल्ड आउट किए गए हैं वापस से, उनका क्या इम्पैक्ट आया है मार्जिन्स पर और क्या आउटलुक है? आप अगर देखेंगे कि पूरे Q4 का जो है हमारा परफॉर्मेंस इंडिविजुअल का बिजनेस का बहुत अच्छा ग्रोथ रहा है और पूरे साल में अगर देखेंगे हमने प्रीमियम इनकम पर 16.67% ग्रोथ दिखा है ओवर लास्ट ईयर। सो जो कि एक लिस्टेड कंपनी होने के नाते और एक लार्ज बेस होने के नाते ये ग्रोथ मेरे हिसाब से जो कि है सराहनीय है। और VNB मार्जिन का अगर आप देखेंगे पूरे साल में पिछले साल के तुलना में हमने इस साल जो है 16.2% ग्रोथ दिखा, जो कि पहले 15.1% था। और जो टोटल ईवी का भी ग्रोथ देखेंगे आज अगेंस्ट 5.41 लाख करोड़, अभी जो है ईवी 5.82% है, जो कि 7.5% से अधिक ग्रोथ दिखा है। सो ये ओवरऑल अगर देखा जाए ये जो ग्रोथ हमने दिखा पूरे साल में और लास्ट क्वार्टर का, इसका जो है श्रेय मैं दूंगा जो एफर्ट्स, जो स्ट्रैटेजी हमने लिया था साल के शुरुआत में जब हम मार्केट में गए थे पिछले मई महीने में, एक साल पहले हमने कुछ स्ट्रैटेजी लिया था, उसका फलस्वरूप आज ये जो नतीजा देखने को मिल रहा है वो उसका फल है। सिद्धार्थ जी, लेकिन अगर आगे का आउटलुक लेना चाहे FY24 का स्पेशली, तो वीएनबी मार्जिन्स आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या फिर जो प्रीमियम ग्रोथ है वो कैसी रह सकती है? क्या एक्सपेक्ट करें कि यहाँ से डबल डिजिट ग्रोथ रहेगी? नहीं, मेरे हिसाब से ये जो ग्रोथ ट्रैजेक्टरी अभी हमने शुरू किया है फर्स्ट ईयर ऑफ लिस्टिंग, जो पहला साल लिस्टिंग का, ये बना रहेगा, क्योंकि जो हमारी प्लानिंग है खास करके जो प्रोडक्ट जो ज्यादा मार्जिन देती है, प्रोडक्ट्स बहुत सारे प्रोडक्ट हमने पिछले साल भी लॉन्च किए, 7-8 प्रोडक्ट नए प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं। करेंट ईयर में भी कुछ नए प्रोडक्ट्स आएगा जो कि मार्जिन देगा। और हमारा जब हम लोग लक्ष्य रखते हैं जो भी नॉन पार प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, उसमें पहला लक्ष्य रहता है खाली मार्जिन नहीं, वो हमारे ग्राहक के लिए कितना फायदेमंद होगा। जो ग्राहक है वो सर्वोपरि है। जो भी प्रोडक्ट हम लॉन्च करके पहले ग्राहक का फायदा देखेंगे, ग्राहक का फायदा होता है और उसके साथ साथ अगर मार्जिन बनती है तो उस हिसाब से हम प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं। और हमारे पास अभी नॉन पार में हर प्रोडक्ट है, एन्युटी है, हेल्थ है, टर्म है, गारंटेड सेविंग्स है, यूलिप है, ये सब प्रोडक्ट है। और ये सब प्रोडक्ट जो है अलग अलग मार्जिन दे रहा है। और चालू वित्तीय वर्ष में हम लोगों का फोकस रहेगा कि ये जो मार्जिन हमने कमाया है 22-23 में, उसको जैसे इम्प्रूव किया जाए। 24 में निश्चित रूप से इम्प्रूव होगा, क्योंकि ये प्रोडक्ट सेल हमारा ऑलरेडी ज्यादा से ज्यादा लोग बेच रहे हैं, तो ये बना रहेगा। मेरा पूरा मानना है कि ये बना रहेगा। ओके, तो आगे के जो मार्केट शेयर ट्रेंड्स है वो आप कैसे देखते हैं? क्योंकि कंपटीशन तो इस सेगमेंट में इंटेंस हुआ है, तो प्राइवेट प्लेयर्स की तरफ से काफी कंपटीशन ऑलरेडी आप फेस कर रहे हैं, तो मार्केट शेयर कैसे रहेगा यहाँ से आगे जाते हुए? क्या ट्रेंड्स हैं फिलहाल? नहीं, देखिए, मार्केट शेयर की जब हम बात करते हैं, मैं हमेशा बोलता हूं कि प्रॉफिटेबल मार्केट शेयर, खाली मार्केट शेयर जो हो दिखावे के लिए ठीक है। मार्केट शेयर अगर हम प्रॉफिट नहीं देते, हम हमारे ग्राहक को ज्यादा बोनस नहीं देते, हमारे शेयर होल्डर को ज्यादा डिविडेंड नहीं देते,
प्रॉफिट नहीं देते तो वो मार्केट शेयर का खाली वो ऑप्टिक्स होकर रहेगा। इसीलिए हमारा जो है लक्ष्य रहा है प्रॉफिटेबल मार्केट शेयर। तो प्रॉफिटेबल मार्केट शेयर के लिए हमारा जो है प्रॉफिटेबल ग्रोथ इन मार्केट शेयर। तो जो सेगमेंट में आप देखेंगे पिछले साल का अगर आप एनालाइज करेंगे, जो सेगमेंट में प्रॉफिट ज्यादा आ रहा है, ज्यादा मार्जिन हो रहा है, वहां वो सब सेगमेंट में हमारा ग्रोथ काफी अच्छा ग्रोथ हुआ है। खास करके नॉन पार प्रोडक्ट जो है उसमें हमने अच्छा ग्रोथ दिखाया है। आने वाले समय में भी वो और ज्यादा ग्रोथ रहेगा। सो दैट ओवरऑल एट द एंड ऑफ द ईयर मार्केट शेयर का लक्ष्य तो रहेगा, मार्केट शेयर बढ़े, ऑप्टिक्स दैट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड, बट एट द सेम टाइम जो है ये प्रॉफिटेबल ग्रोथ ऑफ मार्केट शेयर के ऊपर ध्यान दिया जाएगा। ओके अच्छा, एक चीज और, गवर्नमेंट क्योंकि 90% स्टेक होल्ड करती है LIC में, तो कोई कम्युनिकेशन डाइवेस्टमेंट को लेकर कोई प्लान आगे? देखिए ये गवर्नमेंट की बात है और मैं ये बता सकता हूं जो कि कानून का जो प्रावधान है वो 5 साल के अंदर जो है 5 साल के अंदर 75% से कम स्टेक नहीं होगा। सरकार का जो स्टेक है 75% से कम नहीं होगा, वो कानून का जो प्रावधान है। तो इसलिए अभी ऐसा कोई जानकारी हमारे जानकारी में अभी नहीं है, लेकिन जो समय आएगा सरकार उसके ऊपर निर्णय लेंगे। ओके अच्छा, एक चीज और क्विकली आपसे जानना चाहेंगे सिद्धार्थ जी, अदानी ग्रुप में जो आपकी इन्वेस्टमेंट्स हैं उसको लेकर कोई स्ट्रैटेजी बना रहे हैं क्या? क्योंकि इतनी टर्बुलेंस इस पूरे ग्रुप में रही है, क्या आप प्रॉफिट्स बुक करेंगे इन करंट लेवल्स पे या फिर अपने इन्वेस्टमेंट्स को होल्ड करेंगे? देखिए हम लोगों का जो इन्वेस्टमेंट का जो सिस्टम है, जो SOP है, हम कोई एक स्पेसिफिक ग्रुप के लिए कोई हमारा ऐसा स्ट्रैटेजी नहीं बनता है। हमारा ओवरऑल स्ट्रैटेजी है, ओवरऑल स्ट्रैटेजी के अंदर जो फिट बैठता है उस हिसाब से हम विनिवेश करते हैं, खरीदते हैं, बेचते हैं, वो सब रहता है। कोई स्पेसिफिक ग्रुप के लिए हम कोई ऐसा ये नहीं बोल सकते हैं। और हमारा जो इन्वेस्टमेंट कमेटी है, SOP है, IRDA का रेगुलेशन है, इंश्योरेंस एक्ट है, हाईली रेगुलेटेड। LIC का जो इन्वेस्टमेंट है हाईली रेगुलेटेड, इसमें कोई किसी व्यक्ति का जो है ये कुछ ये नहीं चलता है व्यक्ति का। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए हम पूरा, अगर हम अपना पोर्टफोलियो देखेंगे, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो, उसमें हमारा ग्रोथ हो रहा है, हम लोग डिविडेंड दे रहे हैं, हम लोग पॉलिसी होल्डर को अच्छा अगर बोनस दे रहे हैं, तो उस हिसाब से अपने को देखना चाहिए। ओके शुक्रिया आपका सिद्धार्थ जी, अर्निंग्स पर बातचीत करने के लिए, आगे का आउटलुक भी शेयर करने के लिए थैंक यू। गुड लक आपको कमिंग क्वार्टर्स के लिए। क्विक कमेंट ले लेते हैं कि LIC पर 600 के आसपास फिलहाल ये स्टॉक कारोबार कर रहा है, ऑल्दो लिस्टिंग के बाद से नुकसान तो दिया है इन्वेस्टर्स को। क्या कमेंट टेक्निकली LIC पर अमित? जी LIC में देखा जाए तो एक कंसिस्टेंट डाउन ट्रेंड देखने मिला था, लेकिन पिछले 1-2 वीक से देखा जाए तो ये स्टॉक थोड़ा रिकवरी मोड पे है और 580 590 के उसके जो हर्डल थे वो इवेंचुअली उसने थोड़े सरपास किए। तो नियर टर्म स्टेबिलिटी है। मुझे लग रहा है कि ये ऑनगोइंग रैली है वो कंटिन्यू होनी चाहिए। ऊपर में 650 से लेके 660 के प्रोजेक्शंस जो है वो LIC के लिए अभी भी ओपन है। ओके क्विकली ब्रेक लें, उससे पहले फटाफट से धानुका एग्रीटेक का स्टॉक आपको दिखा देते हैं। अर्निंग्स आए हैं अभी मुनाफा 54 करोड़ से बढ़कर 65 करोड़ रहा है और जो आए हैं कंपनी की वो 318 करोड़ से बढ़कर 371 करोड़ के आसपास रही है। तो नंबर्स में तो ग्रोथ दिखाई दी है। एक बार स्टॉक का रिएक्शन भी क्विकली ले आते हैं आपकी स्क्रीन पर। एक सडन स्पर्ट आया है नंबर्स के बाद, 2.5% ऊपर 700 के लेवल्स पर धानुका एग्री का स्टॉक कारोबार करते हुए। नंबर्स में बता दूं, 54 करोड़ से बढ़कर 65 करोड़ का मुनाफा, 318 करोड़ से बढ़कर 371 करोड़ की आय कंपनी ने पोस्ट की है। वहीं TT के प्रेस्टीज के नंबर्स देखेंगे तो इसकी मुनाफे और साथ ही साथ आय दोनों में कमी देखने को मिली है। अच्छे नंबर्स का रिएक्शन अच्छा है धनुका के स्टॉक पे। TT के प्रेस्टीज में जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो 80 करोड़ से बढ़कर 58 करोड़ के आसपास रही है और आय भी कंपनी की कम हुई है और इसीलिए स्टॉक थोड़ा सा प्रेशर में देखने को मिला है। ऑल्दो डेज लो से रिकवर हुआ है तो कोई खास एक्शन नहीं है, लेकिन हाँ 721 के आसपास आधा % की कमजोरी देखने को मिल रही है। आय 698 करोड़ से घटकर 611 करोड़ के आसपास रही है। चलिए रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार कुछ और स्टॉक्स पर करेंगे चर्चा, कुछ खबरें भी और साथ ही खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट। जल्द वापस आते हैं। देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। अब रुक करते हैं कुछ और खबरों का। और इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली टेस्ला नई फैक्ट्री के लिए लोकेशन की तलाश कर रही है। संभव है कि ये फैक्ट्री भारत में लगाई जा सकती है। इसी सिलसिले में कंपनी के अधिकारियों ने पिछले हफ्ते पीएमओ से मुलाकात की थी, लेकिन टेस्ला को लेकर भारत का सख्त रुख कायम है। निवेश प्रस्ताव के बिना किसी टैक्स राहत भारत चर्चा नहीं करना चाहता। इसी खबर पर और डिटेल्स के साथ आलोक प्रियदर्शी हमारे साथ मौजूद है। आलोक बताइए
क्या अपडेट है टेस्ला की नई फैक्ट्री को लेकर? कहां हो सकती है, किस लेवल पर यह बातचीत पहुंची है, क्या है पूरा अपडेट? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से टेस्ला के इलेक्ट्रिक कारों को लेकर भारत में काफी खासी दिलचस्पी है और जो टेस्ला के सीईओ हैं इलॉन मस्क भारत में इन्वेस्टमेंट को लेकर बड़े बड़े बयान भी देते रहते हैं, लेकिन अगर ग्राउंड पे देखें तो बहुत ज्यादा बात आगे बढ़ नहीं पा रही है। जो सीएनबीसी आवाज को सूत्रों से जानकारी मिली है कि जो टैक्स अथॉरिटीज हैं या टैक्स फाइनेंस मिनिस्ट्री है उसमें जो है कोई इन्वेस्टमेंट के प्लान या फिर कितना इन्वेस्टमेंट करना है, क्या लोकेशन होगा, इसके प्लान के बगैर कोई टैक्स इंसेंटिव या टैक्स ब्रेक्स पर कोई चर्चा नहीं होगी। ये हमारे सूत्रों ने बताया है। पीएमओ में बैठक हुई थी पिछले हफ्ते, वहां पर उन्होंने इन्वेस्टमेंट का प्लान रखा, लेकिन क्या कितना इन्वेस्टमेंट होगा, क्या लोकेशन हो सकती है, इसके बारे में कोई बातचीत नहीं हुई है। अधिकारी टेस्ला के आए थे, कई सारे मंत्रालयों में मिलकर भी गए, लेकिन जो फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से हमें सूत्रों जानकारी मिल रही है कि उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जब तक लोकेशन, कहां पर लोकेशन पर टेस्ला अपनी फैक्ट्री लगाना चाहता है और कितना का इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, अगर ये प्लान नहीं है उनके सामने तो टैक्स ब्रेक्स पर चर्चा नहीं होगी। साथ ही साथ जो लोकल प्रोक्योरमेंट और मैन्युफैक्चरिंग जो भारत के मेक इन इंडिया के तहत शर्त है, उस शर्त को ही मानना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो टैक्स ब्रेक्स पर चर्चा होनी जरूरी है। उसके बाद अगर भारत में टेस्ला को लेकर अगर फैक्ट्री बनती है, वहां पर लोकल प्रोक्योरमेंट होता है, लोकल मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो टैक्स देने पर विचार होगा कितना टैक्स दिया जा सकता है। तो कुल मिलाकर बातें बड़ी बड़ी हो रही हैं टेस्ला की ईवी को लेकर, लेकिन ग्राउंड पे बहुत ज्यादा आगे नहीं बात बढ़ पा रही है। और जिस तरह से भारत सरकार का रुख सख्त है कि जब तक वो प्रॉपर एक इन्वेस्टमेंट प्रपोजल लोकेशन के साथ पूरी डिटेल नहीं बताएंगे, तब तक टैक्स ब्रेक को लेकर कोई चर्चा नहीं होगी। ओके, तो टैक्स बेनिफिट्स की बात बाद में, पहले लेकर आइए पूरा प्लान। ये है भारत सरकार का रुख टेस्ला को लेकर। शुक्रिया आपका आलोक की डिटेल्स बताने के लिए। चलिए खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट ले आते हैं। और जो मुकाबला चल रहा है इस हफ्ते वो मार्केट एक्सपर्ट अमित सेठ, प्रूडेंट ब्रोकिंग सर्विसेज के प्रदीप होटचंदानी और अरिहंत कैपिटल के रत्नेश गोयल के बीच में चल रहा है। अब तक का अपडेट लेकर आए पोर्टफोलियो के। अमित सेठ ने एग्जिट किया है रिलायंस से 2430 के लेवल्स पर। इनकी जो कॉल 30 पोजीशन से ये बाहर निकले हैं और टारगेट हालांकि इनके 2600 रुपए के थे। अब दिखाते हैं आपको रिटर्न की स्थिति मुनाफे के मीटर में कि क्या रुझान फिलहाल बना हुआ है। और तीनों ही खिलाड़ी के बीच में मुकाबला तो काफी कड़ा रहा, लेकिन फिलहाल की अगर आप रिटर्न की स्थिति देखेंगे तो प्रदीप लीड कर रहे हैं 7.5% के रिटर्न के साथ। इनफैक्ट प्रदीप दूसरे नंबर पर है, माफ कीजिए, रत्नेश गोयल लीड कर रहे हैं 20-21% के रिटर्न के साथ। शुरुआत से ही रत्नेश ने बढ़त बनाई हुई है, इस हफ्ते की शुरुआत से ही, और लीड कर रहे हैं काफी अच्छे गेंस के साथ। प्रदीप होटचंदानी दूसरे पायदान पर 7.5% के रिटर्न्स और अमित सेठ का पोर्टफोलियो 4.5% के रिटर्न्स लैंड कर रहा है। इसी के साथ एक ब्रेक के उस पार आप देखिए एसएमई कॉर्नर, और एसएमई कॉर्नर में आज हम बात करेंगे हेमंत सर्जिकल इंडस्ट्रीज के एमडी कौशिक शाह से। नमस्कार।